हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैशटैग गोविंद बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और चीज़ें लर्न कर रहे होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे इसी सफ़र में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ वीडियोस, अपने जो वीडियोस हैं उनमें देखा कि जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था अबाउट द टंग, जिसमें हमने अबाउट द पेपेलीज को डिस्कस किया, मैं आप सभी को श्योर करना चाहूँगा कि जब अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो नीट और जिपमर के जैसे और एम्स जैसे पेपर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपसे वो सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका एंटायरली कवर करके पढ़ाऊंगा कि कोई क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो मैटर है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड मेडिकल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बनाया गया। बहुत ही सेलेक्टिव कंटेंट है। मैंने बस यहाँ पर एनसीईआरटी को डिकोड किया है उसे, और उसे आगे तक हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीईआरटी में चीजें बहुत छुपी हुई हैं, हमें उसे बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करनी है, तभी जाकर हम उन क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे और उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं और समझ रहे थे, हमने अभी तक टंग पर बात की। टंग में हमने लास्ट वीडियो में बात की कि टंग पर कुछ पैपिलास होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स की होती है, उनके पास कुछ टेस्ट बर्ड्स होती हैं। टंग का एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टंग काम कैसे करती है। ये हमें पता है कि उसमें स्केलेटल मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि हमारे अनुसार यानी हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपने यहाँ एक टेस्ट बर्ड का डायग्राम देखा था तो आपने देखा था वहां से कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स के बंचेस ब्रेन की तरफ जा रहे थे। तो वो सारे जो न्यूरॉन्स ब्रेन की तरफ जा रहे थे, इट इज कनेक्ट टू बी द क्रेनियल नर्व्स। अभी जब हम यहाँ पर से आगे चलेंगे और पढ़ेंगे तो हम क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस करेंगे ब्रेन के साथ में। तो आप सभी को अगर पता होगा कि मैमल्स के अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो मैं उन क्रेनियल नर्व्स का रिलेशन टंग के साथ बताना चाहता हूँ कि टंग में कौन कौन सी क्रेनियल नर्व क्या क्या इंप्रूवमेंट क्या क्या काम करती हैं और उनके बिना टंग में कौन से मूवमेंट नहीं होंगे। यानी अगर हमारी टंग मूवमेंट कर रही है तो इट इज अ रेगुलेट बाय एनी स्पेसिफिक ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व उसके लिए काम करती है और जब जाकर के ब्रेन से वहां डिसीजन उसको मिलता है। तो यहाँ हम आज जो पढ़ने वाले हैं डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन में आगे ही नर्व सप्लाई टू टंग, कि कौन कौन सी नर्व है जो टंग को सप्लाई की जाती है और वो वहां से लेकर के स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो सबसे पहली जो नर्व है इट इज द फर्स्ट फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व है। इट सप्लाइज द एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग, कि ये हमारे टंग के अंदर एंटीरियरली 2/3 पार्ट को कवर करती है एंड इट कैरीज द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से जो भी टेस्ट सेंसेशंस होते हैं उन्हें ब्रेन को पहुंचाने का काम करती है, जिसके बाद हम उसके टेस्ट को एनालिसिस कर पाते हैं। दूसरी हमारी ब्रेन है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इन नर्व्स को याद करते हैं तो जिपमर में और एम्स के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा इन पर ध्यान रखें। तो नीट लेवल पर तो खैर नहीं पूछा जाता इतना डिटेल में, लेकिन जिपमर में और वहां पर एम्स लेवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सेकंड है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या होती है? इट सप्लाइज द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। तो ये 1/3 पार्ट को कवर कर रही है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड इट्स कैरीज द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। और ये भी किसके लिए काम करती है? टेस्ट के लिए काम करती है। दूसरा, यानी इसके बाद अगली जब नर्व की ओर हम बढ़ते हैं तो ट्राइजेमिनल नर्व। इट इज अ not useful for the sensation of taste but it receive pain, pressure and temperature। अगर हम इन तीन चीजों पर फोकस करें तो हमारी जीभ में ऐसे कौन से सेंसेशंस हैं जिनकी वजह से हमारी ट्राइजेमिनल नर्व उन्हें ब्रेन तक पहुंचाती है। तो वो तीन है, पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको मैं बताना चाहूंगा, कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स जब मैंने देखे तो वहां पर मुझे पता चला कि which nerve supply to the tongue for the pain and pressure, other different things पर क्वेश्चन पूछे गए, तो आप यहां से भी उसका आंसर दे सकते हैं। अगला है वेगस नर्व। वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है हमारी एंड फाउंड द बैक ऑफ द टंग। बैक पाई जाती है, पीछे की ओर प्रेजेंट होती है और ये भी टेस्ट के लिए होती है। तो अगर आप यहाँ पर इन 5 के अंदर से देखेंगे तो लास्ट है हाइपोग्लोसल नर्व। इट्स अ सप्लाई टू दी
टंग एंड टंग मूवमेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखें कि हमारे टंग मूवमेंट के लिए जो स्पेशली नर्व होती है इट इज नॉन एज हाइपोग्लोसल नर्व। बिकॉज तो अगर हम इन 5 में से देखेंगे तो आप देखेंगे कि फेशियल फॉर द इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट, ग्लोसोफेरियल इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट, फिर आप देखेंगे इसके अंदर वेगस आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट। यानी 5 में से लगभग हमारे यहाँ पर 3 टेस्ट के लिए काम कर रही है, जबकि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो पेन, प्रेशर और टेम्परेचर जैसे सेंसेशंस को रिसीव कर रही है। इसके साथ लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया तो इट इज ए इंपॉर्टेंट नर्व कि विच नर्व इज इंपॉर्टेंट फॉर द टंग मूवमेंट, इट इज नॉन एज हाइपोग्लोसल नर्व। तो आपको एक बार थोड़ा सा यहां से देख लीजिए, इन चीजों को भी याद करने की कोशिश कीजिए, अपने नॉलेज को और आगे बूस्टअप कीजिए और चीजें कंटेंट को समझते हुए आप आगे बढ़िए। अब इसके बाद मैं जब शुरू किया था तो आपको बता रहा था कि हम अभी जो सबसे पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इट इज नॉन एज बकल कैविटी या ओरल कैविटी। तो बकल कैविटी में हमने 3 चीजें बात की थी, आपको याद आ रहा होगा, अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर रूफ, फ्लोर एंड साइड। तो याद आ रहा होगा कि रूफ इज मेड अप ऑफ पैलेट एंड फ्लोर इज मेड अप ऑफ टंग एंड साइड इज मेड अप बाय द हेल्प ऑफ द टीथ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पैलेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, टंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी जो बारी आती है वो टीथ्स पर आती है। तो टीथ इज ए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन बकल कैविटी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, कि हमारे जो खाना होता है उसे मैस्टिकेट करने के लिए या तोड़ने के लिए टीथ स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और टीथ्स की स्टडी कहलाती है ओडोंटोलॉजी। आप यहां देख पा रहे हैं कि इसको क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीथ्स के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि एक अर्ली न्यूबॉर्न बेबी में कब टीथ इरप्शन होता है, मिल्क टीथ कब कंप्लीट हो जाते हैं, परमानेंट टीथ कब आते हैं, परमानेंट टीथ में से कौन कौन से टीथ दोबारा आते हैं, या मिल्क टीथ में से मोनोफाइडोंट के रूप में कौन कौन से टीथ रह जाते हैं। तो हम टीथ को भी यहाँ पर बहुत डिस्कस यानी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीथ वो स्ट्रक्चर है जो हमारे फूड को मेस्टिकेट करने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि डाइजेशन क्या है, कि डाइजेशन ये है कि जिसमें द कन्वर्ट ऑफ द लार्ज फूड कंपोनेंट इनटू द स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, कि जिन्हें एब्जॉर्ब किया जा सके। तो जब हम टीथ पर बात करें तो टीथ का स्टडी कहलाता है ओडोंटोलॉजी। तो टूथ इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है कि पहली बार उगना या आना, कि टूथ इरप्शन बिगिंस बाय 6 to 8 month ऑफ एज। जब पहली बार जब इन्फेंट्स में हम बच्चों में देखते हैं तो लगभग 6 से 8 महीने पर सबसे पहली बार उनके अंदर टीथ का इरप्शन शुरू होता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार उनके अंदर सेंट्रल इंसीजर्स डेवलप होते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे टीथ की 4 कैटेगरीज होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो आप देख पा रहे हैं कि टूथ इरप्शन कब होता है, 6 to 8 month एंड सेंट्रल इंसीजर्स आर फर्स्ट टू इरप्ट। और बच्चों में सबसे पहले सामने वाले दांत आते हैं जिनको हम सेंट्रल इंसीजर्स कहते हैं, जो पहली बार यहाँ पर डेवलप होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे आप कि हमारे जो टीथ्स होते हैं मैमल्स की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि मैमल्स के अंदर उनके टीथ्स 3 तरह की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थीकोडोंट, सेकंड इज डाइफोडोंट एंड थर्ड इज अ हेट्रोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि आवर टीथ्स आर प्रेजेंट इन ए सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं सॉकेट लाइक जॉ बोन्स के अंदर, जॉ बोन में प्रेजेंट होते हैं। तो उन टीथ्स को कहा जाता है थीकोडोंट। क्या कहा जाता है उनको, थीकोडोंट। तो हमारे जो टीथ हैं वो एक जॉ बोन के साथ एक सॉकेट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, थीकोडोंट। दूसरा, एंड ह्यूमन हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे जो दांत होते हैं उसका फंक्शनिंग, उनका स्ट्रक्चर सब अलग अलग होता है। लगभग 4 तरह के दांत होते हैं हमारे पास, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एंड ह्यूमन हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ
इज नॉन एज हेट्रोडोंट। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया थीकोडोंट, एक हुआ है हेट्रोडोंट। एंड आगे जब हम बढ़ते हैं, ह्यूमन हैव डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि जो टीथ जीवन में 2 बार आते हैं। यानी अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में लगभग 6 to 8 मंथ्स पर टूथ इरप्शन शुरू होता है और लगभग 2 साल तक मिल्क टीथ डेंटिनेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो रिप्लेस होते हैं टीथ परमानेंट टीथ की जगह, जहां मिल्क टीथ हट जाते हैं और उनके जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो ह्यूमन हैव डाइफोडोंट, यानी लाइफ में 2 बार उनके यहाँ दांत आते हैं। एक बार हम मिल्क टीथ देखते हैं और एक बार हम यहाँ पर परमानेंट टीथ को ऑब्जर्व करते हैं। तो ह्यूमन हैव डाइफोडोंट डेंटिनेशन, यानी 2 बार दंती, जिनमें दांत 2 बार डेवलप होते हैं। इज नॉन द फर्स्ट डेवलप होते हैं इज अ मिल्क टीथ, फर्स्ट इज अ मिल्क टीथ एंड सेकंड इज अ परमानेंट टीथ। अभी मैं आपको आगे भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा कि मिल्क टीथ भी परमानेंटली डिसअपेयर नहीं होते, उनमें से भी कुछ जो दांत होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें मोनोफायोडोंट्स कहते हैं हम यहाँ पर। एंड कुछ परमानेंट टीथ्स हैं जो बाद में डाइफोडोंट, यानी जब परमानेंट टीथ्स में आते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता है। तो मिल्क डेंटिनेशन इज कंप्लीटेड इन 2 years, कि लगभग 2 साल में हमारा मिल्क डेंटिनेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि आफ्टर 2 ईयर के बाद 6 to 12 years में बच्चों के अंदर मिल्क टीथ इज रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ, कि हमारे जो दूध वाले दांत होते हैं उनके जगह पर स्थायी दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं और वो हमारे पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ में रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डेंटल फॉर्मूला लिखा है। तो डेंटल फॉर्मूला हम यहाँ देख रहे हैं, एक तो चाइल्ड का और एक एडल्ट का। अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, एडल्ट्स में दांतों की संख्या कितनी होती है। अगर चाइल्ड में देखें तो कौन से दांत वहां पर एब्सेंट्स होते हैं। तो हम जब डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो जॉ है उसे डिवाइड किया जाता है हाफ पार्ट्स में, हाफ अपर हाफ लोअर जॉस में। तो जब हम एक फॉर्मूला निकालते हैं तो चाइल्ड के लिए मैंने यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो टीथ्स की जो कैटेगरीज है 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसीजर आल्सो हेल्प फॉर द फूड ग्रिप, फूड को पकड़ने के लिए काम करते हैं। कैनाइन फूड को चीरने का काम करते हैं एंड टीयरिंग करने का काम करते हैं। एंड प्रीमोलर उसे मेस्टिकेट करते हैं एंड मोलर आल्सो मेस्टिकेट, जहां फूड को पूरी तरह से पीस दिया जाता है। तो अगर आप चाइल्ड में देखें तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 210 अपॉन 2102 इंटू 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो 20, तो अगर आप यहां देख रहे हैं कि बच्चों में इंसीजर भी प्रेजेंट है, कैनाइन भी प्रेजेंट है, बट प्रीमोलर एब्सेंट है और मोलर्स प्रेजेंट है। तो बच्चों में क्या होता है कि जो टोटल दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है, लेकिन यहां पर फोकस करने वाली बात है कि वहां प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइल्ड्स में प्रीमोलर के जगह पर मोलर्स प्रेजेंट होते हैं और वो रिप्लेस होते हैं वहां पर। तो मैंने यहां लिखा है द प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन, इन प्लेस ऑफ द प्रीमोलर मोलर्स आर प्रेजेंट। तो बच्चों के अंदर प्रीमोलर्स की जगह मोलर्स पाए जाते हैं, लेकिन जब परमानेंट डेंटिनेशन होता है यानी डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ में सारे के सारे दांतों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एडल्ट्स के लिए अगर हम डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो 2123 2123, अगर इसे हमें मल्टीप्लाई करके इजिकल उसे ऐड करें तो टोटल टीथ की संख्या कितनी हो जाती है 32। ह्यूमन बींग्स में 32 दांत सबके हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी के मुंह में 32 टीथ्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्पेशल एज के बाद हमारे यहाँ पर कुछ मोलर टीथ्स का फॉर्मेशन होता है एडल्ट्स होने के साथ साथ, जिन्हें हम विजडम टीथ्स या अकल की डांट भी कहते हैं, जो मैच्योरिटी के साथ साथ डेवलपमेंट होती है। लेकिन जनरल अगर हम मैमल्स के अंदर फॉर्मूले की बात करें तो 32, और ये डेंटल फॉर्मूला प्लीज आप जरूर याद रखें कि चाइल्ड्स में क्या होगा 2102 एंड 2102 और एडल्ट्स में होगा 2123 2123। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं इसके अंदर। अभी टीथ्स को हम एक स्ट्रक्चर के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं।
टीथ्स में क्या क्या होता है, टीथ्स में टफेस्ट पार्ट क्या होता है, टीथ्स में कितनी नर्व्स पाई जाती हैं, टीथ्स की क्या क्या फंक्शनिंग होती है, टीथ्स के लिए क्या क्या जरूरी है, विच विटामिन आर असेंशियल फॉर द टीथ्स, ये किस चीज के बने होते हैं, अभी हम उन सब चीजों को भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका कोई भी डाउट हो, मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा, आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। लेकिन मेरा बस एक सबसे बड़ा मोटो ये है कि आप चीजों को समझें, कोर कंसेप्ट के साथ समझें। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन वीडियोस को आप बिल्कुल इस तरह से समझिए कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप इसे अगर पूरा फोकसली देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाले हैं। हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन कहते हैं कि डायमंड होता है वो स्पार्क ही करता है। तो यानी यहां हम चीजों को नॉलेज के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी उन चीजों को समझ सकते हैं। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि प्लेसेंटल मैमल्स में सबसे ज्यादा दांत किसमें पाए जाते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लें, प्लेसेंटल मैमल्स में सबसे ज्यादा दांत किसमें पाए जाते हैं? आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए, मैं उसे चेक करूंगा और उसके बाद हम आगे वाले डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।